Now, the second topic. इंडियन इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडस्ट्री के बारे में टॉपिक है ये, जिसमें एक टॉपिक हमने कवर किया है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस कैसे डाउन हो गया. नाउ ऑन वन हैंड हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डाउन हो गया, देन ऑन द सेकेंड हैंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था हैंडीक्राफ्ट बिजनेस डाउन होने के बाद, वो भी नहीं हुआ. सो द टॉपिक इज़ स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़. कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, लेकिन उन सब इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ था दैट वाज वेरी स्लो. नाउ लेट्स सी कैसे ग्रोथ स्लो रहा मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का. पॉइंट नंबर 1 इन दैट, लूप साइडेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. ना लूप साइडेड ग्रोथ मतलब वन साइडेड ग्रोथ. अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप होना शुरू हुई कब? सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. तब डेवलपमेंट धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्रीज का शुरू होने लगा, लेकिन द प्रोग्रेस वॉज वेरी स्लो. अब कुछ इंडस्ट्रीज देखते हैं जो सेटअप हुई, एंड कहाँ सेटअप हुई. लूप साइड मतलब सब जगह वो इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई, कुछ ही जगह पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई. जैसे कॉटन टेक्सटाइल मिल वे सेटअप ओनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. पूरे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो सिर्फ गुजरात एंड महाराष्ट्र में ही डेवलप हुई. जूट मिल्स बंगाल में ही डेवलप हुई. दैट इज़ इन द 19th सेंचुरी के हाफ में ये दो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई. कॉटन टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र एंड गुजरात में, एंड जूट मिल है वो बंगाल. देन केम अप टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन इन 1907. टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में. फिर धीरे धीरे कुछ और भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, ये सब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बट अल्टीमेटली इन सब इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ है वो कैसा रहा? स्लो ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप अच्छे से नहीं हुई. वंस अगेन देखें कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई और कहाँ कहाँ. कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप हुई महाराष्ट्र एंड गुजरात में, जूट मिल्स बंगाल में. देन टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, वो सेटअप इन 1907. देन कुछ और भी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जैसे कि शुगर, सीमेंट एंड पेपर, लेकिन ये सब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. ओवरऑल इन सब इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ था वो स्लो था, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है अल्टीमेटली स्लो रहा. नाउ द सेकेंड पॉइंट, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ, उसका पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि कैपिटल गुड्स मतलब कौन से गुड्स. कैपिटल गुड्स मतलब कंज्यूमेबल गुड्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल एंड ऑल दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हैं, ये सब कैपिटल गुड्स हैं जिनसे अदर कंज्यूमेबल गुड्स बनते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गुड्स हियर, मीन्स मशीन्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स. इनकी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप ही नहीं हुई. द रीज़न फॉर दैट इज हियर, ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड दैट इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. दे वांटेड इंडिया टू डिपेंड ऑन द ब्रिटेन फॉर द कैपिटल गुड्स. सो कैपिटल गुड्स वहाँ से आते थे. दे नेवर वांट इंडिया टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, इसीलिए तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप ही नहीं हुई. ओके, सो ब्रिटिशर्स वांट दैट इंडिया डिपेंड रहे कैपिटल गुड्स के लिए ब्रिटेन पे. अब उसका आउटकम क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ ही नहीं. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप होना, वो हुआ ही नहीं. बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कैपिटल गुड्स, वो यहाँ ही नहीं बनता था. वी हैव टू इम्पोर्ट द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन. अल्टीमेटली द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वॉज नॉट देयर जितना चाहिए उतना. ओके, सो वन ऑफ द रीज़न इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का स्लो ग्रोथ रेट रहा, उसका एक रीज़न ये भी है कि कैपिटल गुड्स यहाँ हम नहीं बनाते थे. कैपिटल गुड्स के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता था ब्रिटेन पे. थर्ड पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का सेटअप इतना था नहीं,
सो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी कम था. सो कंट्रीब्यूशन बाय मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन जीडीपी वाज आल्सो वेरी लेस, एज इंडस्ट्रीज वर नॉट डेवलप्ड, नॉट फ्लोरिशिंग, नो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मॉडर्न इंडस्ट्रीज में कंट्रीब्यूशन कम था जीडीपी में. नो प्रोग्रेस इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का प्रोग्रेस भी नहीं हुआ, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम रहता था. सो एक्चुअली ओवरऑल प्रोडक्शन रिमेंड लेस एंड इनकम ऑल्सो रिमेंड लेस. अब कैपिटल गुड्स नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन भी कम रहता था एंड इनकम ऑफ द पीपल ऑल्सो रिमेंड लो. Now the last point here, limited area of operation of public sector. Here we are talking about public sector, government sector. पॉइंट का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में उतना था नहीं. लेट्स सी द 2 पॉइंट्स हियर. पब्लिक सेक्टर जो था उस समय वो कुछ ही सेक्टर्स में ही रहा, जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, कुछ और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, बस यहाँ तक लिमिटेड था. पब्लिक सेक्टर जो था वो सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में ही लिमिटेड था. दूसरे जो कुछ सेक्टर्स थे जो बहुत एसेंशियल हैं डेवलपमेंट के लिए, उनमें पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था ही नहीं. सी, नो कंट्रीब्यूशन इन कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन सब चीज़ों में, ये जो चीज़ें हैं जो स्ट्रेटेजिक है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों में पब्लिक सेक्टर था ही नहीं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ. सो फार वी हैव सीन 4 पॉइंट्स हियर कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप अच्छे से क्यों नहीं हुई, या वाई मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो रहा. 4 पॉइंट्स वी हैव सीन इन दैट. नंबर 1, लूप साइडेड डेवलपमेंट. इट मीन्स ओनली वन साइड डेवलपमेंट, या कुछ ही साइड डेवलप हुई, जिसमें हमने देखा था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज गुजरात एंड महाराष्ट्र में ही थी. देन जूट की इंडस्ट्री सिर्फ बंगाल में ही थी धीरे धीरे. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली टिस्को केम इन 1907. फ्यू अदर इंडस्ट्रीज were also set up, but after the World War actually. So these are the reasons जिसकी वजह से you can say कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कम हुआ. दूसरा रीज़न ये भी था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स यहाँ नहीं बनते थे. वी हैव टू डिपेंड ऑन ब्रिटेन फॉर द कैपिटल गुड्स, जिसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से हुआ ही नहीं एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वॉज नॉट देयर. Contribution to the GDP from industries side was also very less. प्रोडक्शन कम रहा, इनकम भी कम रही, एंड पब्लिक सेक्टर को जहाँ जहाँ आना चाहिए था, जो स्ट्रेटेजिक है एरियाज प्रोडक्शन के लिए, उसमें पब्लिक सेक्टर आया नहीं. जैसे कि कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों में पब्लिक सेक्टर नहीं आया. सो दीज आर द 4 रीजन्स जिसकी वजह से द मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनका ग्रोथ बहुत स्लो रहा. So far today we have seen the topic Indian industries on the eve of independence. So 2 topics we have seen today. 1, handicraft के बारे में था. 2, modern industries के बारे में था. So overall we can say that industries at the eve of independence जो था उस समय इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट बहुत कम था. We can say that यहाँ भी एग्रीकल्चर के जैसा ही स्टेगनेशन या बैकवर्डनेस वाली सिचुएशन थी. थैंक यू. हेलो एंड वेलकम बैक टू द 18th session. We are discussing Indian economic development, chapter 1, and the chapter is Indian economy on the eve of independence. On the eve of independence means at the time of independence, how was our Indian economy? The chapter is about that. Now in our yesterday's session we have seen the topic of features of agriculture at the time of independence, wherein we have seen few points. Now today we are going to start with the topic which is
causes of stagnation and backwardness और reasons, ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो स्टैगनेंट रहा एंड बैकवर्ड रहा। स्टैगनेंट मतलब जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे रहा, आगे नहीं आ सका, या तो कह सकते हैं कि बैकवर्ड ही रह गया, आगे नहीं आया। फ्यू पॉइंट्स इन दैट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड easy to understand. The point का जो explanation है, it is such a story जैसा topic है, so pay attention everyone. Land revenue system, ज़मींदारी सिस्टम इंडिया में सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी ने इम्प्लीमेंट की थी। अब उस ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, लेट्स सी। प्रॉफिट जो मिलता था वो कल्टीवेटर्स को नहीं जाता था, वो ज़मींदार्स ले जाते थे। मतलब अगर फार्मर कोई फार्मिंग कर रहा है तो उससे जो प्रॉफिट फार्मर्स को मिलना चाहिए वो फार्मर्स को नहीं मिलता था, वो ज़मींदार लेके जाता था। इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, ज़मींदार्स कलेक्ट द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो लगान और रेंट जो कल्टीवेटर्स ज़मींदार्स को पे करते थे उसकी बात है। वंस अगेन, प्रॉफिट मतलब द रेवेन्यू, द रेंट, लगान, ये सब चीज़ कलेक्ट करते थे ज़मींदार्स कल्टीवेटर्स से। फिर अगर कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर्स, ज़मींदार्स कलेक्ट द लगान, रेंट और रेवेन्यू। अगर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है कल्टीवेटर्स की, फिर भी ज़मींदार उनसे रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करते ही थे। अब ये ज़मींदार जो थे ये रेंट रेवेन्यू कलेक्ट करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को देते थे, मतलब ब्रिटिशर्स को देते थे। सी, ज़मींदार डिपॉजिट द रेवेन्यू टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ज़मींदार जो थे वो कल्टीवेटर से कलेक्ट करके देते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को, एंड उसके लिए डेट एक फिक्स था। ज़मींदार जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को रेवेन्यू देंगे उसका डेट एक फिक्स था। अगर वो नहीं कर सकते हैं, कौन, ज़मींदार्स, इफ़ द ज़मींदार्स आर फेलिंग कि वो रेंट या रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देते हैं, दे लूज देयर राइट। तो वो ज़मींदार के अंडर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, ही विल लूज दोज कल्टीवेटर्स, एंड ज़मींदार्स वेर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू दे वांट फ्रॉम द टिलर्स। ज़मींदार को जितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो रेवेन्यू टिलर से कलेक्ट कर सकते थे। दे वर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कोई टिलर या कल्टीवेटर नहीं दे पाता है रेवेन्यू, तो दे वर इजेक्टेड। इजेक्ट द टिलर, इजेक्ट मतलब निकाल देते थे उस ज़मीन से या उस लैंड से, उसको निकाल देते थे टिलर को, अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाता है तो। अब फार्मर्स के पास या टिलर्स के पास और कोई ऑप्शन था नहीं उस समय, नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो अदर सब्सिस्टेंस, सो दिस इज ओनली वन ऑप्शन, दैट दे हैव टू पे द रेवेन्यू। नाउ द होल टॉपिक, लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन इन द इजी टर्म। एक्चुअली दिस इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ये एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, जिसमें एक जगह पे हैं टिलर्स जिनको कल्टीवेटर्स भी कहते हैं, देन देयर इज ज़मींदार्स, एंड फाइनली इज द ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ ज़मींदार्स रेंट और रेवेन्यू, रेंट कह सकते हो, रेवेन्यू कह सकते हो, वो टिलर्स से लेते थे एंड वो पास कर देते थे ब्रिटिशर्स को। ज़मींदार्स हैं वो टिलर्स से जितना चाहे उतना रेंट या रेवेन्यू लेते थे एंड वो पास करते थे ब्रिटिशर्स को। वो ब्रिटिशर्स को जब रेवेन्यू या रेंट देंगे उसकी एक डेट फिक्स है। अगर ज़मींदार्स ब्रिटिशर्स को फिक्स डेट पे रेवेन्यू नहीं दे सकते हैं,
या दे पाते थे, तो ज़मींदार लूज द राइट, लूज देयर राइट, एंड ज़मींदार्स वर फ्री टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू फ्रॉम द टिलर्स, एंड फिर वो ब्रिटिशर्स को देते थे, एंड ज़मींदार्स वर एंजॉइंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ। मान लो अगर टिलर्स हैं वो ज़मींदार्स को रेंट या रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो टिलर्स को क्या किया जाता था, इजेक्ट, इजेक्ट मतलब उनको निकाल दिया जाता था। अब उस समय टिलर्स के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो दिस इज़ ओनली वन सबसिस्टेंस फॉर देम, दैट कैसे भी करके ज़मींदार्स को वो रेंट या रेवेन्यू है वो दे दे। दिस इज़ अबाउट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Now, the second point in the topic causes of backwardness and stagnation, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड क्यों रह गया, उसके रीजंस हम देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, या ज़मींदारी सिस्टम की बात हमने अभी कर ली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड हो गया। नाउ इन सिंपल टर्म्स पहले समझते हैं कि कमर्शियलाइजेशन है क्या। मूविंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स हैं, उनके एग्जांपल्स हैं वीट, राइस, ये सब हैं वो फूड क्रॉप्स हैं। नाउ कैश क्रॉप्स हैं वो जूट, शुगर केन, इंडिगो, ये सब हैं, ये कैश क्रॉप हो गया। दैट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मूविंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। ना ये जो कैश क्रॉप्स हैं ये ब्रिटेन में बहुत डिमांड में थे उस समय। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे फोर्स्ड द फार्मर्स टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। ये फार्मर्स को फोर्स करते हैं कि गो फॉर द कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, एंड दे वर ऑल्सो गिवन कैश इन एडवांस। फार्मर्स को एडवांस में मनी भी दिया जाता था, एंड फोर्स भी किया जाता था कि वो कैश क्रॉप कल्टीवेट करें, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप तो बढ़ गया। लेकिन ये कैश क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने से फार्मर्स की कोई इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, बिकॉज फार्मर्स ऑलरेडी इंडेटेड थे। उन्होंने ऑलरेडी पहले से कहीं से कर्जा लिया हुआ या लोन लिया हुआ होता है, तो ये पैसा जो है वो उसी में चला जाता है। कुछ ही पैसा उन लोगों के पास बचता था, लेकिन इससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। एंड ब्रिटेन में कैश क्रॉप में से सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिगो की थी। कैश क्रॉप है ये, जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में डाई करने के लिए यूज़ होता था। तो दे वर फोर्सिंग द इंडियन फार्मर्स टू गो फॉर द कैश क्रॉप, स्पेशली व्हाट, द इंडिगो, बिकॉज इसकी डिमांड उनके वहाँ ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी। एंड कैश क्रॉप के लिए ये लोग फोर्स भी करते थे फार्मर्स को, नॉट ओनली दैट बट दे वर गिविंग द कैश इन एडवांस ऑल्सो टू द फार्मर्स, because of which the production of cash crop increased one hand, but because of this the economic condition of the farmers did not improve. So that is the second point, why our agriculture remained backward. दो पॉइंट हमने देख लिए हैं। The first point was land revenue system, the second is commercialization of agriculture. Hello and welcome to the 20th session of economics. We are dealing with chapter 1, Indian economy on the eve of independence. On the eve of independence means at the time of independence, how was the situation of our economy, wherein we have already discussed two topics. हाउ वॉज द एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिपेंडेंस के समय पे, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के समय पे, जिसमें हमने देखा था कि बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन थे, एंड उसके रीजंस क्या थे वो भी हमने डिटेल में देखे थे।
So today we are going to start with the topic of foreign trade on the eve of independence. Foreign trade कैसा था इंडिपेंडेंस के समय पे, that we are going to see. Now, as we have seen earlier, ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया में पॉलिसी लगाई थी that they will export raw material from here and import finished goods in India. ये जो इनकी पॉलिसी लगाई थी ब्रिटिशर्स ने, that was the main reason behind foreign trade जो इंडिया का था वो बहुत बैकवर्ड हो गया. So that is our first point also. The first point, everyone. Status of India as an exporter of raw material and importer of finished goods. What we were exporting from our country? The raw material. And what was imported? That is finished goods. So India से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाता था एंड वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बन के वापस इंडिया में आता था. सो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड है वो बैकवर्ड रहा. एंड ये भी आपको पता होगा कि ब्रिटेन के साथ जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी एंड हाफ ऑफ द ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन. एंड दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड होता था तो वहाँ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ लगाई जाती थी, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. अच्छा, अब इंडिया में से एक्सपोर्ट क्या होता था? रॉ मटेरियल. सी, प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, इंडिगो, जूट, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं. ये इंडिया से ब्रिटेन जाता था एंड वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के आता था. और इंपोर्ट क्या क्या होता था? कॉटन, सिल्क, वूलन क्लोथ्स एंड कैपिटल गुड्स. हाँ, सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कैपिटल गुड्स भी ब्रिटेन से ही आते थे. कैपिटल गुड्स मतलब गुड्स बनाने के लिए जो मशीन्स इक्विपमेंट्स चाहिए उसको कैपिटल गुड्स कहते थे. अब ये दोनों पॉइंट्स की वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट रहा. इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन में एंड ब्रिटेन से फिनिश प्रोडक्ट बन के वापस आता था, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है वो बैकवर्ड रह गई. यहाँ कोई फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा था. प्रोडक्ट ब्रिटेन जाता, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बन के आता, सो द प्रोडक्ट वाज कॉस्टली. एंड यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाता था दैट वाज एट ए वेरी चीपर रेट्स. ओके, सो द फॉरेन ट्रेड remained backward and stagnant. That is the first point. Now the second point. फॉरेन ट्रेड में ब्रिटेन की मोनोपोली थी. अब क्या मोनोपोली थी? सी, हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन. क्यों हाफ ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन? क्योंकि ब्रिटेन के साथ जो भी ट्रेड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उस पर कोई भी ड्यूटी लगाई नहीं जाती थी. इसीलिए ज़्यादातर ट्रेड कहाँ होता था? ब्रिटेन के साथ ही होता था. सो हाफ ऑफ द ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन एंड रेस्ट हाफ वाज डन विद कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन, पर्शिया. ओके, जो सिलोन है श्रीलंका है एंड पर्शिया इज ईरान नाउ. सो हाफ ऑफ द ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन, ड्यूटी फ्री था इस वजह से, एंड हाफ ऑफ द ट्रेड वाज डन विद रेस्ट ऑफ द कंट्री. अब 1869 में सुएज कैनाल. पहले इंडिया और ब्रिटेन में जो ट्रेड होता था वो सी रूट से होता था एंड ब्रिटेन से अगर इंडिया आना है तो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके आना होता था. लेकिन 1869 में एक दूसरा रूट इंडिया और ब्रिटेन के लिए मिला, सुएज कैनाल. अब पूरा अफ्रीका घूम के इंडिया नहीं आना पड़ता है. सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस्ड. नाउ नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका. पहले पूरा अफ्रीका घूम के उन लोगों को ब्रिटेन जाना होता था या इंडिया आना है. तो अब 1869 के बाद दे फाउंड न्यू रूट
दैट इज सुएज कैनाल। अब पूरा अफ्रीका घूमना नहीं है, दे हैव ए नाउ न्यू रूट, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया। नाउ नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका। तो मोनोपोली क्या था कि 50% है ट्रेड वो ब्रिटेन के साथ था, ये मोनोपोली था। 1869 के बाद कॉस्ट कम होने की वजह से ये ट्रेड इजी होने लगा एंड बेनिफिट ब्रिटेन को ज़्यादा होने लगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, misuse of export surplus. See the situation. एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, फिनिश प्रोडक्ट वहाँ से आता था, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा। 50% ट्रेड ब्रिटेन के साथ होता था, मोनोपोली टॉपिक दैट वी हैव सीन इन द सेकेंड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बावजूद एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास बचता था। वी वेर ऑन द सरप्लस साइड। फॉरेन ट्रेड जो ऐसा था उसकी वजह से हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होता था इन स्पाइट ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स। फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज सरप्लस, हमारे पास फिर भी सरप्लस रहता था, पैसा रहता था। वी वेयर ऑन ए पॉजिटिव साइड। लेकिन क्या हुआ उन पैसों का? लेट्स सी दैट। बट इट लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। लेकिन जो ये सरप्लस था वो ड्रेन हो जाता था। ड्रेन मतलब हमारे हाथ में नहीं रहता था, ये चला जाता था ब्रिटेन के पास। नाउ लेट्स सी, ये ब्रिटेन के पास सरप्लस जो हमारा था एक्चुअली वो वहाँ कैसे चला जाता था। ओके, जो सरप्लस था वो सरप्लस हमारे पास नहीं रहता था, वो ब्रिटेन के पास चला जाता था। देखो कैसे। सरप्लस वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। अब कौन से पेमेंट्स इस सरप्लस से दिए जाते थे? नंबर 1, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। अब ये जो पैसा है वो यूज़ कहाँ होता था? ब्रिटेन में अगर कोई ऑफिसेस बनती हैं तो वो ये पैसे यूज़ होते हैं उसमें। एक्चुअली वो सरप्लस किसका है? इंडिया का। लेकिन यह पैसा ब्रिटेन में ऑफिस बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। हमारा सरप्लस का पैसा कहाँ यूज़ होता था? ब्रिटेन में ऑफिसेस बनाने के लिए। नंबर 2, फाइट वॉर। अगर ब्रिटेन किसी भी कंट्री के साथ वॉर की सिचुएशन में होता है तो वहाँ ये पैसा यूज़ होता था। इंडिया का सरप्लस का जो पैसा है ये वहाँ यूज़ किया जाता था। एंड नंबर 3, सर्विसेज लाइक शिपिंग, कम्युनिकेशन, ये जो भी चीज़ें होती थी उनमें हमारा पैसा यूज़ होता था। तो ये 3 जगह पे हमारा सरप्लस का जो पैसा था वो यूज़ होता था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो सरप्लस हमारे पास रहता था दैट लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। वो हमारे पास नहीं रहता था, वो ड्रेन हो जाता था, वो चला जाता था ब्रिटेन के पास। 3 जगह पे वो लोग इंडिया का सरप्लस का पैसा है वो यूज़ करते थे। 1, ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप करने के लिए। 2, अगर वॉर सिचुएशन है कहीं पे वहाँ पे। एंड सर्विसेज लाइक शिपिंग एंड कम्युनिकेशन, वहाँ पे भी ये पैसा यूज़ किया जाता था।